इतनी गोली चली कि आज भी आप जलियांवाला बाग का मैदान जाएंगे तो वहाँ के दीवारों पर गोली के निशान एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपका शासन चलाने का ये तरीका है तो ये पुरस्कार मैं नहीं ले सकता। और इनके साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी, जो अंग्रेज़ों की तरफ से इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, वो भी इन्होंने वापस कर दिया। यह 1857 का भारत तो है नहीं, यह 1919 का भारत है और हम 1947 में आज़ाद होने वाले हैं। अगर उनके मनोबल को तोड़ना है तो संदेह के आधार पर गिरफ्तारी का प्रावधान ही इनके मनोबल को तोड़ेगा और ये हमसे डरेंगे। नमस्ते साथियों, आज इस सेशन में चर्चा करेंगे जलियांवाला बाग के पीछे के इतिहास और यह क्यों हुआ और इसके पीछे क्या कारण थे। आज इस पर चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। तो शुरू करते हैं। जलियांवाला बाग की घटना को समझने से पहले हमें सबसे पहले एक ब्रिटिश कानून रॉलेट एक्ट को समझना पड़ेगा, तब हम समझ पाएंगे कि आखिर जलियांवाला बाग के पीछे का कारण क्या था। इस कानून में जो रॉलेट शब्द है वह एक व्यक्ति का नाम है जिसका पूरा नाम सिडनी रॉलेट था। क्योंकि यह कानून को बनाने में इस व्यक्ति ने ज़्यादा भूमिका निभाई, इसीलिए यह कानून इसी के नाम पर रख दिया गया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट की अध्यक्षता में लंदन में 2 कानून तैयार किया गया और वो कानून जब भारत आया तो उसका नाम रॉलेट एक्ट कर दिया गया। रॉलेट एक्ट जब 1919 में भारत आया तो भारत के लोगों ने इसे काला कानून कहा। अब ये क्या बात हुई, जब भी कुछ होता है तो भारत के लोग काला काला कहने लगते हैं, ये काला कानून है, ये काला दिवस है। अब इसके पीछे क्या कारण था, इस कानून को भारत के लोगों ने काला कानून क्यों कहा, अब इसको समझिए। क्योंकि अंग्रेज़ों ने कानून बनाया था कि बिना किसी कारण के संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। और तो और वह गिरफ्तार हुआ व्यक्ति अपने बचाव में न वकील कर सकता है, न अपील कर सकता है, न दलील कर सकता है। मतलब एक बार अगर आपको अरेस्ट कर लिया तो आप अपने बचाव में कोर्ट में आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते कि जज साहब मैं निर्दोष हूँ, मैं अपने पक्ष में ये बोलना चाहता हूँ, ये आप सब नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इस कानून को भारत के लोगों ने काला कानून कहा था। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर अंग्रेज इतना कठोर कानून बनाकर भारत क्यों भेजा। क्या उसे पता नहीं था कि हम इतना कठोर कानून बनाकर भारत भेजेंगे तो हमारा क्या हश्र होगा, इस कानून का क्या हश्र होगा। क्या उसे इस बात का इल्म नहीं था। और कोई, यह 1857 का भारत तो है नहीं, यह 1919 का भारत है और हम 1947 में आज़ाद होने वाले हैं। मतलब भारत में जागरूकता की भी कमी नहीं है। तो फिर यह कानून क्यों, क्या वजह थी इसके पीछे। तो मोटिव सिर्फ 2 लाइनों का है, इसको एक एक करके समझते हैं। अंग्रेज़ों ने देखा कि भारत में उग्रवादी विचारधारा बढ़ रही है और ये उग्रवादी विचारधारा जैसे ही सफल होती है उसकी बागडोर क्रांतिकारियों के हाथ में चला जाता है। और क्रांतिकारी क्या कर रहे हैं, वो बम मार रहे हैं, वो गोली मार रहे हैं और वो स्तर फोड़ रहे हैं। इन सभी वजहों से अंग्रेज़ काफ़ी डरे हुए थे और यह काम इतनी गोपनीयता के साथ होती थी कि अंग्रेज़ों को संदेह तक नहीं होता था कि आखिर भारत में हमारे साथ हो क्या रहा है। इसीलिए अंग्रेज़ों को लगा कि जो क्रांतिकारियों को गुप्त रूप से हमारे खिलाफ मदद कर रही है, अगर उनके मनोबल को तोड़ना है तो संदेह के आधार पर गिरफ्तारी का प्रावधान ही इनके मनोबल को तोड़ेगा और ये हमसे डरेंगे। ये था इसका पहला कारण। अब दूसरा कारण सुनिए। ये समय 1919 का है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो चुका है। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि होने वाली है और ये वर्ल्ड वार अंग्रेज़ जीत चुका है, यानी उसका हौसला बुलंद है। अंग्रेज़ों को लगा कि हमने जर्मनी समेत इतने देश के समूह को निपटा दिया तो फिर भारत किस खेत की मूली है। अंग्रेज़ इस बात को भूल गए थे कि अब भारत में एक महान व्यक्ति का पदार्पण हो चुका है और वो हैं गांधी जी। जैसे ही इस कानून की सूचना भारत में फैलेगी, गांधी जी तत्काल एक सत्याग्रह सभा का आयोजन करेंगे और उस सभा में अपने सदस्यों से कहेंगे कि अगर अंग्रेज़ों को लगता है कि हम उनकी गिरफ्तारी से डरते हैं तो आप लोग जितने भी सदस्य हैं ये संकल्प लीजिए कि हम उनकी गिरफ्तारी से नहीं डरते हैं और बढ़ चढ़कर गिरफ्तारी देंगे। इस सादगी पे कौन न मर जाए ये खुदा, लड़ते हैं
और हाथ में तलवार भी नहीं। ये तरीका है गांधी जी के लड़ने का। आप सोचिए किसी थाने के पास कितनी क्षमता होगी, कितने लोगों को वो जेल में रख पाएंगे। और यहाँ गांधी जी से इंस्पायर होके हर आदमी जेल जाना चाह रहा है। अंग्रेज भला करे तो करे क्या। जिस अंग्रेज को लगता था कि ये कदम हमारे लिए उचित होगा, भारत के लोग डरेंगे, गांधी जी की वजह से अंग्रेज़ों का हर कदम फेल होते हुए नजर आता था। अब ये देखिए कि मामला बिगड़ना कैसे शुरू हुआ। गांधी जी ने सत्याग्रह सभा में बोलते बोलते ये बोल दिए थे कि 6 अप्रैल 1919 को हम अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से तारीख में कुछ गलतफहमी के कारण जो घटना 6 अप्रैल 1919 को होने वाली थी, वह 30 मार्च 1919 को दिल्ली में रॉलेट एक्ट के कानून के विरोध में लोग इतने आक्रामक हो गए कि हिंसा भड़क उठी। और इसी दौरान एक प्रसिद्ध नेता थे स्वामी श्रद्धानंद, उन्होंने बड़ी अच्छी भूमिका निभाई। अंग्रेज जगह जगह लोगों को गिरफ्तार कर रहे थे, सब लोग बढ़ चढ़ कर गिरफ्तारी दे रहे थे। जब ये गिरफ्तारी चल रही थी तो इसी गिरफ्तारी के क्रम में पंजाब के अमृतसर के, स्पेशली पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता, पहला डॉक्टर सतपाल और दूसरा सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के अमृतसर में एक मैदान है जलियांवाला बाग का मैदान। वहाँ हर साल की तरह लोग इस साल भी उस मैदान में इकट्ठा हुए 2 वजहों से। पहली वजह थी अपने नेताओं के गिरफ्तारी के विरोध में और दूसरी वजह थी बैसाखी के त्यौहार को लेकर। इन 2 वजहों से मैदान में भीड़ काफ़ी बढ़ सी गई थी। अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो आप जलियांवाला बाग जाएंगे तो जलियांवाला बाग का जो मैदान है, उस मैदान के चारों तरफ बड़े बड़े मकान बने हुए हैं और वो मकान इस तरह से बना हुआ है कि उस मकान के कारण पीछे में एक कैंपस टाइप का बन गया है और उस कैंपस में जाने और आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। कोई गार्डन टाइप का नहीं है कि आप इधर से गए और उधर से निकल गए। मतलब मैदान के चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, बड़े बड़े मकान हैं और उसमें जाने और आने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर कोई आदमी चाहकर भी चाहेगा कि हम बाउंड्री पार कर जाएं तो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बाउंड्री है ही नहीं, बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। फौजी कमांडर जनरल डायर को भीड़ देखकर काफ़ी डर लग गया। उसे लगने लगा कि कहीं ये भीड़ हम पर आक्रमण न कर दे। तो फिर अपने सेना को गेट के पास जाकर खड़ा कर दिया और उसे ये आदेश दे दिया कि तुम्हारे पास जितनी भी गोलियां हैं वो तुम प्रयोग कर सकते हो। जनरल डायर ने भीड़ को भागने का मौका नहीं दिया, आंसू गैस भी नहीं छोड़े, ऐसा कुछ भी नहीं किया और उसने गोली चलाने का आदेश दे दिया। जब गोली चली तो लोगों ने जान बचाने के लिए दीवारों की तरफ भागा, लेकिन दीवार तो बाउंड्री तो है नहीं, बाउंड्री के नाम पर बड़े बड़े मकान हैं, तो लोग भला कैसे उस मकान को पार कर पाएंगे, कैसे। इतनी गोली चली कि आज भी आप जलियांवाला बाग का मैदान जाएंगे तो वहाँ के दीवारों पर गोली के निशान एज इट इज आपको देखने को मिलेंगे। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मरने वालों की संख्या 379 थी, जबकि सच्चाई ये है कि मरने वालों की संख्या 1000 प्लस था। मतलब इस बार अंग्रेज़ों ने क्रूरता की सारे हदें पार कर दी। सभी लोगों ने अंग्रेज़ों पर दबाव बनाया। गांधी जी ने गुस्से में आकर जो अंग्रेज़ उनको सम्मानित किए थे वो सारे पुरस्कार वापस कर दिए। अगर आपका शासन चलाने का ये तरीका है तो ये पुरस्कार मैं नहीं ले सकता। और इनके साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी, जो अंग्रेज़ों की तरफ से इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी, वो भी इन्होंने वापस कर दिया। फिर इसके बाद 1 अक्टूबर 1919 को एक हंटर कमीशन का गठन हुआ, जिसमें 8 सदस्य थे और जिसमें से 3 भारतीय थे। इसका जब रिपोर्ट आया तो इसमें 379 लोग ही मरे थे। तो फिर कांग्रेस वालों को संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने ये फिर से दबाव बनाया कि फिर से एक कमीशन का गठन हो और उसकी पुनर्जांच हो। तो पुनर्जांच के लिए एक कमीशन का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। गांधी जी भी सदस्य थे और नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू भी उनके सदस्य थे। जब इनका रिपोर्ट आया तो इसमें 1000 से प्लस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी, यानी हत्या हुई थी। तो ये थी अंग्रेज़ों की क्रूरता भरी जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग में शहीद हुए व्यक्ति को
मेरा भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय पर। तब तक के लिए सत्यमेव जयते। हैव ए नाइस डे।